फ्रेंड्स, हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे सैम्पल पेपर क्लास 10th मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और हम लोग अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेनली 3 टॉपिक के क्वेश्चन, मैट्रिसेस, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोग 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और तीनों जो होंगे डिफरेंट टॉपिक से होंगे। जैसा कि अभी हमने बताया कि मैट्रिसेस का क्वेश्चन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होगा और कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वह मैट्रिसेस टॉपिक से रिलेटेड है। तो बच्चों, मैट्रिसेस से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने ग्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें देखिए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है C इंटू बी माइनस ए। इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। ठीक, आप देख रहे हैं कि तीनों का तीनों जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर सेम है और कितना है 2x2 है। कैसे पता चला? हर एक मैट्रिक्स में 1 2 रो है और 2 कॉलम है। 1 2 रो 2 कॉलम, 1 2 रो 1 2 कॉलम। तो तीनों का तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेम है, एक ही है, और जो कि 2x2 है। तो अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो आप उन्हें प्लस कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। मैं प्लस माइनस की बात इसलिए कर रहा हूं कि यहां हमें b माइनस ए निकालना है। तो यहां पे हम सबसे पहले b माइनस ए निकाल रहे हैं। b माइनस ए भी एक मैट्रिक्स होगा और b माइनस ए का ऑर्डर वही होगा जो मैट्रिक्स a और b का ऑर्डर होगा, क्योंकि बिना ऑर्डर सेम हुए एक हुए हम लोग दो मैट्रिक्स को ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। अब देखिए, प्लस करते समय माइनस करते समय हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। पहले b लिखा है फिर a लिखा है, b माइनस a करना है। तो मैट्रिक्स b में से एक एलिमेंट को माइनस करेंगे। अब देखिए, एक बार मैं लिख लेता हूं, ये मैं पहले लिख लेता हूं। मैट्रिक्स b 2 1 3 और ये 2, a है आपका 1 2 2 और ये 3। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 1 माइनस कर दीजिए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। 1 माइनस 2 तो आपका माइनस 1 आ जाएगा। 3 माइनस 2 आपका 1 आ जाएगा। 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा। अब डेफिनेटली आप कहेंगे कि इसका भी ऑर्डर कितना है? 2x2 है। अब देखिए, हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए c इंटू बी माइनस ए चाहिए। तो सबसे पहले मैट्रिक्स C लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स C है आपका 1 3 3 1। बी माइनस ए मैट्रिक्स है आपका 1 माइनस 1 1 और ये माइनस 1। ठीक, अब देखिए, बच्चों को प्लस करने में माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, लेकिन हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना है, दो मैट्रिक्स को प्लस या माइनस आप तभी करेंगे जब उनके ऑर्डर सेम होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई करने में आपको ध्यान देना है। यहां पे देखिए, पहले मैट्रिक्स C लिखा है, b माइनस ए बाद में लिखा है। तो ये प्री मैट्रिक्स है, ये पोस्ट मैट्रिक्स है। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। जैसे मोबाइल जब हम चार्ज करते हैं तो एक प्रीपेड होता है, एक पोस्ट पेड होता है। प्रीपेड में हम पहले पेमेंट करते हैं, पोस्ट पेड में बाद में पेमेंट करते हैं। पहले लिखा है, ये प्री मैट्रिक्स है, पोस्ट मैट्रिक्स है। हमने C मैट्रिक्स लिख दिया है, b माइनस ए जो यहां से आया है हमने लिख दिया। इनटू करते समय आप ऑर्डर लिख लीजिएगा। C मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, b माइनस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2x2 है। अगर हमें दो मैट्रिक्स को इनटू करना है तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज आप चेक करिए।
तो पहला मैट्रिक्स में कौन है? सी है। सी में कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम है। बी माइनस ए में कितने रोज हैं? 2 रोज हैं। तो ये इक्वल है। तो अगर 2 मैट्रिक्स को आपको प्लस करना है तो आप ऑर्डर मतलब चेक करिएगा। मान लीजिए मैट्रिक्स पी लिखा है जिसका ऑर्डर आपका n बाई m बाई n है। मान लीजिए दूसरा मैट्रिक्स क्यू है, इसका ऑर्डर लिखा है a बाई बी। हमें इन दोनों को इनटू करना है, मतलब हम पी क्यू निकालना है। तो आप पी क्यू तभी निकाल पाएंगे जब मैट्रिक्स पी में नंबर ऑफ कॉलम्स और क्यू में नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल होंगे। मतलब जब n और a की वैल्यू इक्वल होगी तभी आप पी क्यू निकाल पाएंगे, मतलब पी क्यू डिफाइंड होगा। अगर मान लीजिए आपको क्यू पी निकालना होगा तो पहले मैट्रिक्स पी का ऑर्डर लिखेंगे, सॉरी क्यू का लिखेंगे। तो a बाई बी है, मैट्रिक्स पी का ऑर्डर m बाई n है, तो b और m बराबर होना चाहिए तभी QP डिफाइंड होगा। तो 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज ये इक्वल है कि नहीं है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। मतलब हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करेंगे या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले मैट्रिक्स सी में कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं, 1 2, और दूसरे मैट्रिक्स बी माइनस ए में कितने रोज हैं? 1 2 रोज हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और देखिए 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग करते क्या है कि रो बाई कॉलम मेथड लगाते हैं। रो बाई कॉलम मेथड देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा। यही बच्चों को दिक्कत होती है। पहला मैट्रिक्स सी का आप पहला रो लीजिए और दूसरा मैट्रिक्स का पहला कॉलम लीजिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में इंटू करिए। 1 इंटू 1 1, मैं एक बार लिख देता हूं, प्लस 3 इंटू 1 3 इंटू 1। अब पहला ही रो लेना है लेकिन इस मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम लेना है। 1 इंटू माइनस 1 करेंगे, 1 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1। ठीक, अब दूसरा रो लेते हैं। दूसरा रो बाई कॉलम मेथड लगाते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे का कॉलम, 3 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। अब हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू 1 1 प्लस 3। यहां देखिए 1 इंटू माइनस 1 और ये प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 1 1 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 3 प्लस 1 प्लस 3 या 1 प्लस 3 या 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। तो इस तरीके से C इंटू बी माइनस ए हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और आंसर भी आ गया। और हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑर्डर 2/2 है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो ए बी सी का ऑर्डर होगा वही यहाँ प्रोडक्ट का भी होगा। ठीक है, अब देखिए C इंटू बी माइनस ए का ऑर्डर आप यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए 2 और यहां देखिए 2। तो ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2/2 हुआ। यहां भी देखिए 2/2 आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम करने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है।
तो फ्रेंड्स हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपकी स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच हैज y इंटरसेप्ट 4। हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका y इंटरसेप्ट 4 है एंड इज पैरेलल टू द लाइन 2x - 3y = 7। हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका y इंटरसेप्ट 4 है और वह जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है। तो हमें एक तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है और हमें वह पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जहां पे यह लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए मैं बार बोलता हूं क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालिए, चाहे क्वेश्चन हो चाहे बुक हो, रीडिंग हैबिट डेवलप करिए। रीडिंग हैबिट से आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन लगाने से ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप प्रॉब्लम को आसानी से सोच सकते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें करना क्या है। तो ठीक है, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है हमें, y इंटरसेप्ट ये हमें दिया है, मतलब कि हमें स्मॉल c दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है, ठीक। और हमें एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 3y = 7। मान लीजिए ये लाइन 1 है, हमें इस लाइन की स्लोप निकालनी है। मान लीजिए इस लाइन का स्लोप स्मॉल m है। स्लोप का सिंबल स्मॉल m होता है बच्चों। स्लोप निकालने के लिए कई तरीका है। एक तरीका ये है कि आप माइनस लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ x न्यूमरेटर में, कोफिशिएंट ऑफ y -3 है, आप यहां लिख दीजिए। फिर से देखिए, ये आपका जनरल इक्वेशन लाइन का, ये लाइन का जनरल इक्वेशन है। अगर लाइन का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन मतलब ax + by + c = 0। आप सोच रहे होंगे कि प्लस से लिखा है, कोई बात नहीं है, आप 7 को इधर से उठा के इधर लिख दीजिए तो 2x - 3y - 7 = 0 हो जाएगा। तो अगर हमें जनरल इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का, अगर जनरल इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग स्लोप कैसे लिखते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है? a है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? b है। ये तो फॉर्मूला है, यही जो है मेन फॉर्मूला है, मेन ये फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है स्लोप के लिए। कब? जब जनरल इक्वेशन दिया हुआ हो। तो फिर से देखिए, इक्वल टू के बाद 7 लिखिए या पहले लिखिए, कोई बात नहीं है। पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0 हो जाएगा। लेकिन स्लोप लिखने में हमें कांस्टेंट टर्म से मतलब ही नहीं है, हमें तो x का कोएफिशिएंट चाहिए और y का कोएफिशिएंट चाहिए। ये देखिए कितना आ जाएगा, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2/3 आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो। अच्छा, मान लीजिए इस लाइन का इक्वेशन ये है, ठीक। इसके पैरेलल एक लाइन है, तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ये मान लीजिए गिवन लाइन है, ये आपका गिवन लाइन, गिवन लाइन कौन सी है? तो गिवन लाइन है 2x - 3y = 7। अब इस लाइन की स्लोप निकाल चुके हैं हम लोग, इसका स्लोप ये आया है, इस लाइन का स्लोप हम लोग निकाल चुके हैं जो कि आया है 2/3। तो इस लाइन के पैरेलल जितने भी लाइन होंगे, इस लाइन के पैरेलल जितने भी लाइन होंगे उनका भी स्लोप कितना होगा? सेम ही होगा, ठीक। तो हमें इस लाइन की स्लोप पता है और इस लाइन का y इंटरसेप्ट भी हमको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ y इंटरसेप्ट 4 मतलब स्मॉल c। तो हमें वेरियस इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास है y = mx + c। यहां भी आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में ध्यान देना है कि हमें दिया क्या है। तो हमें देखिए इस लाइन का स्लोप पता है और इस लाइन का y इंटरसेप्ट भी पता है, मतलब स्मॉल c।
एम सी पता है, रख दीजिए। एम की वैल्यू 2/3, सी की वैल्यू 4। इसको थोड़ा 3 से आप पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो डिनोमिनेटर में 3 है, ये 3y हो जाएगा, इधर आपका 2x हो जाएगा, इधर आपका 12 हो जाएगा। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप 2x माइनस 3y, और ये हमने क्या किया, 3y को लेफ्ट से राइट हैंड साइड शिफ्ट किया है, तो ना 2x का साइन चेंज होगा ना 12 का साइन चेंज होगा। आप आसानी से देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में और जो इक्वेशन 2 आया, इक्वेशन 1 में और 2 में एक्स वाई कंटेनिंग टर्म वही है, केवल फर्क है कांस्टेंट का। तो बच्चों अगर दो पैरेलल लाइन होंगी तो एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट होंगे उनके साइन में कोई फर्क नहीं होगा, तो अंतर किसमें होगा, कांस्टेंट टर्म में अंतर होगा। ठीक है, यहां पे देखिए, अगर आप इस लाइन को भी इसी के जैसा लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर कर लीजिए, 2x माइनस 3y यहां भी है, फर्क यहां +12 है, यहां -7 है। तो अगर दो लाइन पैरेलल अगर होंगी तो ये पहली लाइन थी जो कि हमें दिया गया है, तो उनमें एक्स वाई कंटेनिंग टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वह इक्वल साइन का होगा, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होंगे और साइन में भी इक्वल होंगे। फर्क किसमें होगा, कांस्टेंट टर्म में फर्क होगा। देखिए हमें इक्वेशन तो आ गया और यही रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालना है जहां पर यह जो लाइन है एक्स एक्सिस से कट कर रही है। तो ये देखिए एक्स एक्सिस अगर मान लीजिए, एक्स एक्सिस अगर ये है तो एक्स एक्सिस मतलब क्या हो, y बराबर 0। तो इस लाइन को इससे कट करना है, तो जहां पर भी कट करेगा तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि y 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए रिक्वायर्ड पॉइंट P है, तो यह जो P पॉइंट है इस लाइन पे सिचुएटेड होगा, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 0 इसमें हम रख लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट a है और y आपका 0 है, और ये देखिए +12। हमें देखिए इसमें नहीं रखना है, हमें इसमें रखना है। जो इक्वेशन हमें आया है लाइन का इक्वेशन, हमें उस लाइन का और एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इसमें मत कर दीजिएगा इक्वल टू 0। अभी देखिए 3 × 0 0, तो अब मिल जाएगा 2a + 12 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू -6। तो इस तरीके से p का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6, 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। तो बच्चों हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, और इसमें कहा जा रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b - cx² plus c - ax plus a - b is equal to 0 are equal, then we have to prove that 2b is equal to a plus c। हमारे पास देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है b - c x² और प्लस c - ax प्लस a - b is equal to 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो x की 2 वैल्यू आएगी जो कि इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल हैं। तो देखिए जब दोनों रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, b² - 4ac = 0। ठीक, तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c = 0 से,
मैं कैपिटल में लिया हूं क्योंकि इसमें स्मॉल एबीसी ऑलरेडी है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों 0 आएगी? क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल है। सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, और भी एक नहीं, दोनों का दोनों, बोथ रूट्स आर इक्वल। तो यहां से हमें मिल जाएगा, अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, b कितना है, b मतलब क्या, x का कोफिशिएंट देखिए c माइनस ए माइनस 4 a माइनस बी, स्मॉल a माइनस बी, c सॉरी a है आपका b माइनस सी ना। तो चलिए इंटू में है, कोई भी आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं a यहां पे लिखा हूं, b माइनस सी a है और आपका सॉरी हाँ b माइनस सी क्या है, a है, और c आपका a माइनस बी है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब क्या करिए, एक्सपेंशन कर लीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4, पहले इसे इंटू कर लीजिए, a से इंटू करिए, ab माइनस ए सी, फिर b से इंटू करिए तो माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी सी इक्वल टू 0, ठीक है। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4ab, माइनस है यहां, सबका साइन बदल जाएगा, माइनस इंटू माइनस 4ac माइनस इंटू माइनस तो 4b स्क्वायर माइनस इंटू प्लस 4bc, ठीक। अब जरा देखिए c प्लस a, ये पूरे का पूरा, ये देखिए c का स्क्वायर है, ये है a का स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं इसे माइनस 2b का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, 4b स्क्वायर को हमने लिख दिया माइनस 2b का होल स्क्वायर, ठीक। यहां पे देखिए ca है ना, वो भी नेगेटिव है, हाँ देखिए माइनस 2ca और 4ca, माइनस 2ca और 4ac कहिए, 4ca कही, बात बराबर है। तो यहां से मिल जाएगा 2ac मिल जाएगा, तो 2 इंटू सी इंटू ए लिख सकते हैं। देखिए माइनस 2ca और 4ca, 4ca कहिए या 4ac कहिए, बात एक ही ना है। तो ये प्लस ये माइनस, तो माइनस होगा साइन बड़े वाले का, तो 2ac आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पे है, इसका टर्म तो हो गया ना, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, तो माइनस 4ab, तो इसे आप लिख लीजिए 2 इंटू a इंटू माइनस 2b, माइनस प्लस 2 इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू 2 4, तो माइनस 4ab आ जाएगा। इसका भी काम खत्म हो गया, ये बचा है, इसको आप लिख लीजिए 2 इंटू सी इंटू माइनस 2b, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस 4bc आ जाएगा। एक्चुअली देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि क्या ये इस फॉर्मूले पे नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या इस पे नहीं है? कंपेयर करिए, x के जगह पे c, y के जगह पे a, z के जगह पे माइनस 2b, 2xy, 2 इंटू सी इंटू ए, 2yz, 2 इंटू a इंटू माइनस 2b, 2zx,
2 इंटू सी इंटू -2b है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो है ये पूरा का पूरा कुछ और नहीं है, ये है। तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो मतलब इसके जगह पे हम ये पूरे की जगह पे क्या ये नहीं लिख सकते? ये जो है ये पूरे की जगह पे, इन सभी की जगह पे क्या हम x मतलब c, y मतलब a और प्लस z मतलब -2b, तो प्लस इंटू -2b तो -2b हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और बच्चों अगर कोई भी क्वांटिटी अगर है, मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी मान लीजिए d है, d का स्क्वायर क्या है? 0 है। तो किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि वह जो क्वांटिटी होगी इटसेल्फ 0 होगी, इटसेल्फ 0 होगी। तो यहां पर d के जगह पे c प्लस a -2b है। किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर 0 है, मतलब ये हुआ कि वह जो क्वांटिटी होगी इटसेल्फ 0 होगी, इटसेल्फ 0 होगी। तो दैट इज c प्लस a इक्वल टू 2b। रिजल्ट तो आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो 2b पहले है, a प्लस c बाद में है। बच्चों बात एक ही है, 2b हम पहले लिख दें और ये c प्लस a बाद में लिख दें। अगर इक्वल टू साइन है तो आप दोनों साइड वाली क्वांटिटी को बिना किसी चेंजिंग के पूरा का पूरा उठा करके आप इधर उधर कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं। इंटायर टर्म को राइट हैंड साइड वाली इंटायर टर्म को लेफ्ट में ले आइए, लेफ्ट हैंड साइड वाली इंटायर टर्म को आप राइट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो बच्चों इस सेशन में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया है और तीनों क्वेश्चन मैट्रिसेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड था। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।